नवम स्थान में चंद्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके नवम भाव में चंद्रमा हो वह मनुष्य सुंदर, स्वधर्म परायण, निरोग और सज्जनों में मान्य होता है, निष्पाप होता है। वराहमिहिर जी कहते हैं कि जिसके नवम भाव में चंद्रमा हो मनुष्य धार्मिक और पुत्रवान होता है, और नवम भाव में चंद्रमा हो तो सौभाग्य, पुत्र, मित्र, बंधु, धन इनसे युक्त होता है। तो नवम स्थान का चंद्रमा सभी विद्वानों ने, सभी महर्षियों ने अच्छा बताया है, और उसकी संपूर्ण चर्चा करक लगन के अनुसार हम लोग इसी पाठ के संपूर्ण पाठ में, आने वाले पाठ में करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लगन में चंद्रमा आपके नवम भाग्य भाव, मतलब धर्म त्रिकोण, या आप लगन त्रिकोण बोल, लग्नेश आपके भाग्य भाव में विराजमान है। किसी भी पुस्तक में आपको इसके बारे में नेगेटिव बातें बोलने को या सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी। सभी अच्छी बातें यहाँ पे नवम स्थान के चंद्रमा के बारे में बताया गया है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब भी आप चंद्रमा का किसी भी लगन में पाठ जब आप पढ़ो, सुनो और अपना एक्सरसाइज या अपना अभ्यास करो किसी कुंडली पे, तो हमेशा ध्यान में रखना आपको कि चंद्रमा जहाँ भी विराजमान होता है वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। उसके अनुसार भी फल कथन आदमी को समझना चाहिए, चाहे वो आपकी कुंडली है चाहे किसी और की। मीन राशि में चंद्रमा होने से आदमी मन से बड़ा दयालु स्वभाव का होता है। अगर अच्छी क्वालिटी में है, किसी क्रूर और पापी ग्रह के साथ नहीं है, या उसके अगल बगल में यानी अष्टम या दशम स्थान में कोई क्रूर या पापी ग्रह नहीं है, और चंद्रमा आपके अमावस के नजदीक नहीं है, और अच्छी कांति लेके विराजमान है, संपूर्ण बल से विराजमान है, तो ऐसे इंसान देखने में बहुत सुंदर, मीठी वाणी बोलने वाले, धर्म के प्रति आग्रह रखने वाले, अपने गुरुजन, इष्ट मित्र, अपना परिवार, अपने कुटुंब सबके साथ रहने वाले, अपने भाई बहनों को के प्रति आदर रखने वाले, और सब गुणों से संपन्न, धर्म के कार्य में विशेष रुचि रखने वाले, धर्म के प्रति दान में भी सबसे आगे रहने वाले, इस तरह के फल आपको प्राप्त होते। मीन राशि में है तो आपको गुरुदेव का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि गुरुदेव की कंडीशन आपके जन्मपत्री में किस तरह की है, और कहीं से अगर उनकी दृष्टि भी इनके ऊपर आ रही है तो फिर इसको ये बोला जाएगा कि सोने में सुहागा। 1000 गुना बढ़ोतरी आप ऐसे फलों की बोल सकते हैं। ऐसे इंसान कामी नहीं होते, धार्मिक होते। चंद्रमा भोगों का कारक ग्रह है। जितने भी मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो बड़े सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं ऐसे इंसानों के। काम भोग शरीर का सांसारिक नियम है, और नियमानुसार उन चीजों का करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है। वैसा ही कुछ चंद्रमा यहां पे फल देता है आपको। अपनी हर ड्यूटी, अपने हर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। नवमांश की अगर बात करें तो मीन राशि में कोई भी ग्रह होता है तो पहला नवमांश करक का ही आता है। यहां पे कोई भी ग्रह अगर विराजमान हो जाए तो फिर वो वर्गोत्तमी हो जाता है, और सबसे बड़ा खास बात है वो देव नवमांश में आ जाता है। देव, मनुष्य और राक्षस नवमांश के विषय में एक पाठ हमारा दिया हुआ है, आप सर्च करके खोज लीजिए कि क्या महत्व है इनका। देव नवमांश में कोई भी ग्रह अगर आपके धर्म त्रिकोण के मेन त्रिकोण नवम स्थान में अगर विराजमान है तो कहीं भी किसी भी अवस्था में किस तरह से भी विराजमान हो, वो आपको खराब फल कभी नहीं देगा।
हमेशा अच्छे फलों में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन के भोगों का कारक है, मन की इच्छाओं का कारक है, तो क्रूर इफेक्ट आने से वो बुरा तो नहीं करेगा किसी का, लेकिन खुद जरूर तकलीफ में आ सकता है। मीन राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। पहला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद आएगा, जिसका चतुर्थ चरण है और उसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। फिर उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। और फिर रेवती नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। अब मीन राशि पे चंद्रमा 3.20 डिग्री तक है, तो पहले बात तो वो कर्क के नवमांश में आ जाएगा, मतलब आपका चंद्रमा वर्गोत्तमी हो गया। दूसरी बात, वो गुरुदेव के नक्षत्र में आ जाएगा, पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण। ऐसे चंद्रमा वाले जातक बहुत बड़े धार्मिक गुरु, बहुत से लोगों को धर्म की शिक्षा देने वाले, धर्म के प्रति जागरूक करने वाले, धार्मिक विषयों के ज्ञाता, बढ़ चढ़कर समाज और देश में धर्म के विषय की पताका लहराने वाले, मतलब जितने भी सुंदर फल आप बता सकते हैं, खासकर धर्म के विषय में, अपने संस्कारों के विषय में, इस तरह की प्लेसमेंट में चंद्रमा होने से आप बोल सकते हैं। कब होगा, यह भी प्रश्न आता है कि ऐसा फल संपूर्ण मात्रा में दृष्टिगोचर कब हो सकता है। चंद्रमा की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, गुरुदेव की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा में ज्यादा दृष्टिगोचर होंगे। गोचर में गुरुदेव जब भी आपके लग्न स्थान, पंचम स्थान, भाग्य स्थान, इन सब पे गोचर करेगा तो भी दृष्टिगोचर होंगे। अब चंद्र राशि के अनुसार, मीन राशि के अनुसार भी आपका धर्म त्रिकोण वृश्चिक राशि और कर्क राशि होगा, क्योंकि अगर लगन कर्क है तो फिर आपके पंचम स्थान या नवम स्थान में चंद्रमा बैठने से पंचम स्थान वृश्चिक राशि, नवम स्थान मीन राशि और कर्क राशि हो गई आपकी लग्न की। इन तीनों में कोई भी ग्रह अगर आपके प्लेस है, जैसे पंचम में कोई और ग्रह प्लेस है, लग्न में कोई और ग्रह प्लेस है और लग्न का स्वामी आपके नवम स्थान में प्लेस है, तो वो बाकी 2 ग्रह भी, चाहे खराब स्थानों का स्वामित्व भी अगर उनको प्राप्त है, जैसे बुध 12वें स्थान का स्वामित्व है, शनिदेव को केंद्र का भी स्वामित्व है और आपके अष्टम स्थान का भी स्वामित्व है, गुरुदेव को भाग्य स्थान का स्वामित्व है और आपके छठे स्थान का भी स्वामित्व है, तो भी ये वहां पे अच्छे फल आपको प्राप्त करवाएंगे। जन्मपत्री को समझना और उसके विषय में प्रिडिक्शन करना दोनों अलग अलग बातें। प्रिडिक्शन करने के लिए आपके दिमाग का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होना पड़ेगा, और ग्रो करने का सबसे तरीका अच्छा यही है कि आप निरंतर ग्रहों के विषय में सोचें, उनके कारकों के विषय में सोचें और नक्षत्रों के विषय में जितने पाठ हमारे दिए हुए, अब तक शायद हमने ग्रहों के विषय में दिए भी नहीं आपको, तो उन पाठों का जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन पुस्तकों का अध्ययन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चंद्रमा का विशेष महत्व आपकी जन्मपत्री में आपकी लग्न कुंडली से भी ज्यादा होता है, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसके ऊपर 70% इफेक्ट जो है वो चंद्रमा का रहता है। अब आप अगर साइंटिफिक दृष्टि से अपने शरीर को
तत्वों के अनुसार जब बांटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हिस्से में, शरीर के हिस्से में 70% जल तत्व की प्रधानता है। तो जब जब चंद्रमा का गोचर आपको संपूर्ण होते हुए की तरफ जाते हुए मिलेगा, तब आपके शरीर में कुछ विशेष उत्साह आपको देखने को मिलता है। ये प्रायकर सब ह्यूमन बीइंग जितने भी है सबके अंदर होता है, इवन जानवरों के अंदर भी होता है। और पृथ्वी पे जहां जहां जल की मात्रा आपको बहुतायत में देखने को मिलती है, समुद्र वगैरह, वहां भी होता है। और जैसे जैसे वो अपनी अवस्था को क्षीण करते हुए जाता है, अमावस की तरफ अग्रसर होता है, वैसे वैसे शरीर में कुछ उदासी, कुछ ढीलापन, चेहरे के ग्लेज का कम होना, यह आपको प्राय देखने को मिलेगा, जिनका भी चंद्रमा बहुत ज्यादा योग कारक होकर आपकी जन्मपत्री में बैठा हुआ है। ऐसे इंसान पल में किसी को मित्र बना लेते हैं और मित्रों के साथ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल ऐसे इंसानों का बन जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो, ये किसी को भी अपना बना सकते हैं जिनका चंद्रमा योग कारक होता है। इनके विषय में अगर ये बोला जाए कि अपने देश की सीमा को छोड़ के आगे तक इनका रिलेशन बनता है, तो एकदम सही बात है। बाकी ग्रहों का भी अगर योग मिले तो फिर ये विदेशों में जाके भी अपना नाम कर सकते। पैसे की प्रॉब्लम प्रायकर नहीं होती, अनवरत पैसा आते रहता है और खर्चा भी होते रहता है। स्थिर लक्ष्मी के विषय में ज्यादा जागरूक ऐसे इंसान नहीं होते जिनका चंद्रमा योग कारक होता है। ये उन सब चीजों का भोग करते हैं, और भोग करने का मतलब हो गया कि व्यय करते हैं। जिस भी चीज का आप यूज कर रहे हैं वो चीज का आप व्यय कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे अपने शरीर की अवस्था हो, चाहे धन के रूप में आपको जो प्राप्त हो रहा है वो हो। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि आपके पास कमी नहीं रहती। और नवम स्थान का चंद्रमा आपके धन को गलत कामों में व्यय नहीं करवाता है। धर्म के विषय में, परिवार के कर्तव्यों के विषय में, दुखियों की मदद करने के विषय में ऐसे इंसानों का व्यय कुछ ज्यादा होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।